आवाज आ रही है? पीछे तक आप लोगों को आवाज आ रही है? मेरी आवाज मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, बानिहाल के आप तमाम बाशिंदों को, हमारे आदरणीय बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को, ऊपर बैठकर वो हम लोगों को सुन रही हैं, हमारे नौजवान साथियों को और प्यारे बच्चों को, आप सबको, इस इलाके के अब तमाम आवाम को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, आज ईद मिलादुन्नबी है, मालूम है कि नहीं? आप सबको पुरखलूस मुबारकबाद भी देता हूं। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, एक ही वक्त पर जब आपके यहाँ बहुत तेज धूप हो रही है तो देश के किसी इलाके में बड़ी जोर की बारिश हो रही है। जब कहीं बड़ी तेज गर्मी पड़ रही होती है तो कहीं बर्फ गिर रहा होता है। जब कहीं नबी को याद करते हुए लोग ईद मना रहे होते हैं तो देश के किसी इलाके में ओणम लोग मना रहे होते हैं। यह देश उस खूबसूरत बागीचे की तरह है जिसमें सिर्फ एक फूल नहीं है, तमाम तरह के फूल इसके अंदर खिले हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बीच कोई सियासी बात करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि हमारा मानना है कि इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव सियासत का नहीं, रियासत का चुनाव है। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव नफरत और मोहब्बत के बीच मोहब्बत के उस बागीचे को बचाने का चुनाव है। इस बार का चुनाव सिर्फ एमएलए चुनने का नहीं, एमएलए जो हम चुने वो वाकई एमएलए हो, ऐसा ना हो कि इनकी ताकत जो है काउंसिलर से भी कम हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हिंदुस्तान की तारीख में इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी रियासत को उसका रियासत का अधिकार छीन करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और जनाब, बेशर्मी का कोई रंग नहीं होता है। बेशर्मी को आपको बिना रंग के पहचानना होता है। और बेशर्मी पहचानने की एक तरकीब मैं आपको बताता हूं। ये कौन सा इंसाफ है कि मैं सुबह में आपकी टोपी छीन लूं, दोपहर में आपकी कमीज छीन लूं, शाम में आपकी पतलून छीन लूं और रात को कहूं कि अगर आप अपना समर्थन हमको दे दें तो मैं आपकी टोपी आपको वापस कर दूंगा। अव्वल तो ये, तुम अभी भी सिर्फ टोपी ही वापस कर रहे हो, कमीज और पतलून का क्या? और दूसरी बात कि अगर तुमको वापस ही करना था तो छीने क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपका ईमान साफ होता तो आप छीन नहीं रहे होते। अगर आप वाकई देने वाले होते तो आप लोगों के अधिकारों पर बुलडोजर नहीं चला रहे होते। यह बात समझने की जरूरत है कि चुनाव है और चुनाव खामोशी से हो जाए, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम रियासत का अधिकार वापस कर देंगे। अगर रियासत का अधिकार वापस करना था तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि किसी को अगर कोई चीज वापस करनी हो तो वो चीज वो आपसे छीनेगा क्यों? मैं कहता हूं, इनके नजरिए को समझिए, इनके दिल में जो खोट है उसको समझिए।
मैं कहता हूँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल। और मैं अगर लगा रहा हूँ, अगर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये होना नहीं है, ये असंभव है। वो कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को वापस नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जहनियत ही ऐसी नहीं है। कहते हैं कुछ करने के लिए आपके मन में ईमान होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, इंसाफ की समझदारी होनी चाहिए, आपके सीने में दिल होना चाहिए जो बराबर हर किसी के लिए धड़कता हो। वो इंसान इंसाफ कर सकता है। मुझे याद आता है भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल जी के साथ जब हम लोग कन्याकुमारी से पैदल चल करके कश्मीर आए, तो बुजुर्गों ने माथा चूम करके कहा, देर ही सही कोई आया तो हमारी हालात को जानने के लिए। और आज बड़े बड़े कैमरे लगा करके दिल्ली में स्टूडियो में बैठ करके लोग कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। अव्वल तो शायद आपने अच्छा देखा ही नहीं है। अगर आपको अच्छाई की समझ होती तो आपको मालूम होता। हवा खा के और लाल चौक पे सेल्फी खिंचा लेने से चीजें अच्छी हो जाती हैं। अगर आपको इस इलाके का इतिहास आपको मालूम होता तो पहली बात तो ये कि सिर्फ श्रीनगर में ही लाल चौक नहीं है, कई जगह पे लाल चौक है। और दूसरी बात कि आज आप तो शायद आप इस इलाके के इतिहास को नहीं जानते हैं। मैं अभी झेलम जहां से निकलती है उस जगह पे घूम करके आया हूँ। आज भी वहां पर महादेव जी का शिवलिंग सुरक्षित है और एक पंडित को वहां रखा गया है उस शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। देखिए, दिलों में दरार पैदा किसने किया? इंसान को इंसान से बांटा किसने? सियासत ने। और ये सियासत ने आज हमको इस मुकाम पे ला करके खड़ा कर दिया है कि अपने ही अधिकार जो हमारे हैं हमको इनसे मांगना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ, ऐ नौजवानों, इनसे पूछो कि ये तुम्हारी औकात कैसी हुई कि तुमने हमारे अधिकार पे हाथ डाला है। यह सवाल इनसे पूछने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ यह मौका है और इस मौके पर हम इस देश की सरकार को कहना चाहते हैं कि आपने जो यूनियन टेरिटरी बनाया है इस इलाके को, हम उसकी नाफरमानी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हमारी हुकूमत बनेगी, हम स्टेटहुड वापस करेंगे यहाँ के लोगों को। ये हमारा वादा है। और दूसरी बात, देखिए, चोरी हो जाए, चोर चोरी कर ले, चोर की फितरत होती है चोरी करना। चोर तो चोरी ही करेगा ना। सांप तो जहर ही उगलेगा, चिड़िया तो उड़ेगी ही, गाय तो गोबर और दूध ही देगी, पहाड़ तो ऊंचा ही दिखेगा, दरिया तो गहरा ही होगा ना। तो चोर ही होता है, बीजेपी तो बीजेपी ही है। सवाल ये है कि चोर की मुखबिरी किसने की? चोर को गांव का रास्ता किसने दिखाया? किसने बताया? किसने बताया? कि गांव का रास्ता क्या है, घर का दरवाजा किधर से खुलता है, घर के बुजुर्ग कब सोते हैं, तिजोरी किधर रखी है, यह काम मुखबिर का है। और हमारे यहाँ बहुत सारे जवान जो आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, ये हमारे यहाँ से हैं। एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, कई बार एक पत्थर से ना 2 चिड़िया का शिकार करना होता है। मैं कहता हूँ 18 तारीख को जब आप वोट देने के लिए जाएं, और जाएं जरूर, इस बार बानिहाल में कम से कम 90% वोट होना चाहिए। ये मौका है आपको अपने जुल्म के खिलाफ अपने अधिकार का इजहार करने का। यह मौका है इस देश की सरकार को, दुनिया की मीडिया को बताने का कि हम जमहूरियत चाहते हैं। लेकिन जमहूरियत किसी की गिरवी नहीं होती है। जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी नजर सिर्फ हमारी जमीन पर हो। जमहूरियत चलता है जमीन से, और जमीन जिंदा रहता है जमहूरियत में लोगों के दिलों के अंदर।
इसीलिए आप जाएं और भारी संख्या में वोट करें, 90% वोट करें, दुनिया को दिखाएं कि हम 10 साल के जुल्म के खिलाफ वोट करने के लिए आए हैं। जो हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया है, उस जुल्म के खिलाफ हम वोट करने के लिए आए हैं। हमने बीएड किया है, बीटेक किया है, एमबीए किया है, एमएड किया है, सेट किया है, टेट किया है, फिर भी कोई नौकरी जो नहीं मिल रही है, तो इस बेरोजगारी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कीजिए। उस महंगाई के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कीजिए कि जो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, कितने का मिल रहा है? कितने का? 1200। महंगाई डबल से भी ज्यादा हो गया है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। एक गजब का ही इंजन है साहब, एक आगे जा रहा है, दूसरा पीछे जा रहा है। जब ड्राइवर कंफ्यूज हो ना कि लेफ्ट करना है कि राइट, तब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। और हमारे देश का ड्राइवर जो है ना, ओवर एज हो गया है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप तो डीसी का नंबर है ना, 70 साल के बाद लाइसेंस बनता है। प्रधानमंत्री की उम्र कितनी हो गई है? 74 साल। ये 75 साल हो जाएगा 17 तारीख को। तो बताइए 70 साल के बाद जो आप गाड़ी नहीं चला सकते तो देश कैसे चलाइएगा? वैसे भी जो आदमी अपना घर नहीं चलाया हो, बीवी संभला नहीं देश संभलेगा। तजुर्बा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बुजुर्ग खराब होते हैं, नहीं, बुजुर्ग बहुत अच्छे होते हैं अगर उनको अपनी बुजुर्गियत का एहसास हो। चाचा, आपको अपनी बुजुर्गियत का एहसास है तो आप यहाँ से कूदेंगे नहीं, आप धीरे धीरे चलेंगे। ये बूढ़ा तोता श्रृंगार करता है, कभी पानी में कूदता है, कभी हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। बताइए प्रधानमंत्री चुने हैं कि सर्कस का मदारी है? और देश में कम विदेश में ज्यादा रहते हैं। आपके मोबाइल पे एक मोड होगा साइलेंट मोड, एक और मोड है फ्लाइट मोड। प्रधानमंत्री जी का भी एक मोड है फ्लाइट मोड। देश में कम विदेश में ज्यादा घूमते रहते हैं, तो उनकी क्या है ना कि याददाश्त जो है थोड़ी कम पड़ गई है। उनको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास 2014 से शुरू होता है। अब उनकी गलती तो है नहीं, पढ़ने लिखने के वक्त में अगर कॉलेज की गेट पे पान नहीं खा रहे होते तो इतिहास में फेल नहीं होते, और इतिहास में फेल नहीं होते तो मालूम होता कि देश का इतिहास 2014 से शुरू नहीं होता है। अगर समझ में नहीं आता है तो श्रीनगर के कम से कम शंकराचार्य मंदिर में ही जाकर के देख लो कि जम्मू कश्मीर का इतिहास 2014 से शुरू नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये सवाल है अपने इतिहास को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का, अपनी तहजीब को बचाने का, अपने आम आवाम के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, जो अधिकार हैं, जो इंसाफ है, उसको बचाने का। और सीधी सी बात है ना, देश का गृह मंत्री अपने बेटा के बारे में सोच रहा है। क्रिकेट नहीं खेलता है फिर भी बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है। अगर इस देश का गृह मंत्री अगर अपने बेटे के बारे में सोच सकता है तो हमको आपको भी अपने बाल बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। और मैं कहता हूं कि अगर वो अपना मुस्तकबिल तय करते हैं तो हमको भी अपना मुस्तकबिल तय करना चाहिए। और हमारा मुस्तकबिल ये है कि जब यहाँ पे प्रोजेक्ट लगे साहब तो उस प्रोजेक्ट में हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। जब यहाँ माइनिंग का काम शुरू हो तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। हमारे किसान जो खेती करते हैं, और मैं माफी चाहता हूँ, अभी जब यहाँ पे हेलीकॉप्टर आया था मैं माजरत चाहता हूँ, इतना धूल उड़ा और ये जो मक्के के पेड़ हैं वो नीचे जमीन में लेट गए थे। तो मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो खेती दिख रही है, चाहे लोग केसर की खेती कर रहे हो, मक्का लगा रहे हो, सेब लगा रहे हो, अखरोट लगा रहे हो, बादाम लगा रहे हो, जो किसान खेती करते हैं
उनको उनके फसल का दाम मिलना चाहिए। जो नौकरी करते हैं, जो टीचर की नौकरी किए, पुलिस की नौकरी किए, उनको पेंशन मिलना चाहिए। हमारा सवाल है, हमारा मुद्दा है, और इसका हल हमको ही निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आज ये वक्त है कि हमारे यहाँ जो कहावत है कि एक पत्थर से 2 चिड़िया का शिकार कीजिए, चोर और मुखबिर दोनों का इलाज कीजिए। और इस क्षेत्र में जो रहने वाले, इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, उनके हक अधिकारों को लेकर के मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। झूठ बोलने की बीमारी नहीं लगी है, क्योंकि हम बीजेपी में नहीं हैं। जो भी कहूंगा सच कहूंगा। और आज हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं, उस बात को हम 100% लागू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज एक पत्रकार ने हमको कहा, अभी हमको दिख रहे थे, अभी दिख नहीं रहे हैं। हाँ, बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हमने कांग्रेस को पस्त कर दिया। अब बोल, तो एक बात बताइए कि हाथी अगर बैठ भी जाए तो कुत्ता से तो ऊंचा ही रहेगा ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। 10 साल तो आपसे देश चला नहीं। एक भी वादा जिन्होंने जो आपने किया, हमने नहीं किया, आपके बोले हुए शब्द हैं कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। किसके खाते में आया, जरा हाथ उठाना तो। एक भी किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं आया। अडानी अंबानी। अच्छा, तो सबको नौकरी तो मिली होगी। 2 करोड़ हर साल नौकरी मिलनी थी। महंगाई कम हो गया होगा, किसानों को उनके फसल का दाम मिल रहा होगा, 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया होगा, बुलेट ट्रेन चलने वाली थी। आप लोग नहीं चढ़े। कौन सी ऐसी बात है जो बीजेपी ने कही और पूरा किया हो? एक भी ऐसी बात नहीं है। और आज आकर के मीडिया में कहते हैं कि हमने कांग्रेस को पस्त कर दिया। खुद तो बैसाखी पे चल रहे हो साहब। दाया बैसाखी जो है नीतीश बाबू के पास है, और बाया बैसाखी जो है वो नायडू बाबू के पास है। कहते थे अब की बार 400 पार, और 240 पे अटक गए हैं। 3 महीना तो इनको लग गया यह विश्वास करने में कि यही प्रधानमंत्री हैं। ऐसी तो हालत है। हम कहते हैं कि हम इस देश में एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम जो है तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कब से जो है टूटने के लिए तैयार खड़े हैं। हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, ना एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं कि इस देश के विपक्ष को डराया जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि जिसके पास हो बीजेपी की सीडी, उसका कुछ नहीं करेगी ईडी। सीडी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ दोस्ती। सीडी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ दोस्ती। अगर आप बीजेपी के दोस्त हैं तो आप कुछ भी कीजिए, चोरी कीजिए, बेईमानी कीजिए, बलात्कार कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आपके घर पे ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, इनकम टैक्स का रेड पड़ेगा, बिला वजह के आपको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा, आपके जो नातेदार रिश्तेदार हैं उसको परेशान किया जाएगा। इसीलिए आज जब आप लोकतंत्र में, जमहूरियत में 18 तारीख को फैसला लेने के लिए जाइएगा तो आपके कंधे पे सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं, इस देश की सियासत की जिम्मेवारी है। तो तीसरी सबसे जरूरी बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों खड़ा होना है, क्यों बता रसूल साहब को जिताने की जरूरत है। देश के अंदर और 3 राज्य में चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव होगा, झारखंड में चुनाव होगा। अगर इन राज्यों में हम भाजपा को हराएंगे तो मैं कहता हूं वह दिन दूर नहीं है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो गुल बनिहाल के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए इससे ज्यादा मजबूत योद्धा कोई और नहीं हो सकता।
जो कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रधान रहे, जो यूथ कांग्रेस में रहे, जो मंत्री रहे, विधायक रहे, राहुल जी के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम किया, ये एक मजबूत पैरोकार होंगे आपके हक और अधिकार के लिए। और कांग्रेस पार्टी इस देश में बदलाव लेकर के आ रही है। उस बदलाव की हवा को आपको मजबूत करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आप सबसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि ये मौका है कि देश और दुनिया को जमहूरियत का संदेशा दीजिए। यह मौका है कि उस पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए जो आपके जमहूरियत के अधिकार को सुरक्षित रख सके, आपके स्टेटहुड को आपको वापस दिला सके, आपके नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और इस इलाके में रहने वाले लोगों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखे। यह सवाल मैं आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। इसीलिए आप सबसे मेरी आखिरी गुजारिश है कि यह जो आने वाला 2 दिन है, इसमें आपको शांत नहीं बैठना है। कहते हैं कि अक्सर कश्ती जो है वो किनारे पे आकर के डूबती है। और मैं अभी सुन रहा था कि कहा कि मामला एक तरफा हो गया है। देखिए, मामला एक तरफा हो गया हो, लेकिन जब तक एक एक वोट ईवीएम मशीन में कैद न हो जाए तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है। आपको तैयार रहना है, अपने वोट की सुरक्षा करना है। और एक नारा आपको साहब ने लगवाया है, एक नारा मैं भी आपसे लगवा करके आपसे रुखसत होऊंगा। मैं कहूंगा राहुल गांधी की बात पे आप कहना बटन दबेगा तो हम